हेलो दोस्तों, मैं कमलेश्वर तिवारी आपके अपने चैनल बेसिक ब्रॉड एजुकेशन बाय केपी सर। और या दोस्तों सर्च करें केपी तिवारी केपी तो आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह यूपी टेट सीटेट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो परीक्षा आयोजित कराता है, टीजीटी पीजीटी या लोअर पीसीएस, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये आधुनिक भारत का इतिहास से चैप्टर है। आज हम उस पड़ाव पर हैं कि 1917 से, और दोस्तों मैं आपको बताया हूं कि मैं 4 स्लेब को लेकर चल रहा हूं आधुनिक भारत में। और ये 4 स्लेब में हमने 4 कांग्रेस के होने वाले अधिवेशनों को समाहित करके चल रहा हूं, और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं घट रही है भारतीय परिदृश्य में उसको भी इसमें समाहित कर रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि हम ये सिर्फ कांग्रेस का अधिवेशन ही पढ़ा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ये मेरा टाइटल है, हमारे सारी घटनाओं को इसमें जोड़ते हुए चल रहा हूं। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं तो हमारा यह 1917, 18, 1919 और 1920 ईस्वी में जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसको इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। और इन 4 स्लेबों को लेकर चल रहा हूं। अब मेरा जो आज का ट्रिक है, तो हमारा जो ये ट्रिक है, कल दिल्ली सर नहीं जाएंगे और सेंट मोहन का विशेष बा देखकर हंसे मोती चार, ये हमारे अध्यक्ष हैं और ये हमारा अधिवेशन है। अब इन अधिवेशनों को पढ़ाने के पहले हम थोड़ा आपको और पीछे ले चलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और इस समय जो कांग्रेस थी यह उदारवादियों के नियंत्रण में थी। और इसके 2 दल थे। एक दल चाहता था कि हम युद्ध में सहायता करें अंग्रेजों की और अंग्रेज हमें स्वशासन दे देंगे। और दूसरा दल चाहता था कि जब तक, एक दल तो चाहता था कि हम कांग्रेस का सहयोग कर दें, और दूसरा दल चाहता था कि जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे और तब तक हमें वो स्वशासन नहीं देंगे। और दबाव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक संस्था चाहिए। तो स्वराज प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए और इसके लिए एक हमारा स्वशासन संघ हो और उसके लिए एक होम रूल लीग हो। और इस उद्देश्य से दोस्तों उस समय, अब फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों उदारवादी नेता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब 14 जून को तिलक जेल से रिहा हुए और उस समय एक आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, इसको हम मिटाते हैं। एक आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, और यह एनी बेसेंट यह आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड मूल की थी। और इन्होंने होम रूल लीग के गठन की योजना इन्होंने बनाई और 1915 में इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत के लिए एक होम रूल लीग होना चाहिए। एक होम रूल लीग होना चाहिए, यानी अपना एक स्वशासन संघ होना चाहिए, स्वशासन संघ होना चाहिए। और इसी पर कार्य किया जाए और भारत को आजादी दिलाई जाए। तो होम रूल लीग एक स्वशासन संघ हो। और यह आयरिश थी ना, यह आयरलैंड की रहने वाली थी, तो इन्होंने आयरलैंड के ही तर्ज पर, आयरिश तर्ज पर ही इन्होंने भारत में भी होम रूल लीग गठन की घोषणा 1915 में कर दी। अब ध्यान दीजिए, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और इन्होंने अपने देश में जो देखा था उसी नमूने पर होम रूल लीग का गठन कर दिया। होम रूल लीग किस तर्ज पर गठित हुआ था, किसको देखकर हुआ था, तो आयरलैंड को देखकर हुआ था। अब किसने घोषणा की, एनी बेसेंट। इस बात को आप अपने मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको ये बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि होम रूल किस देश से लिया गया था। आज जो हमारे संविधान में कहते हैं ना कि संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ऐसी तमाम चीजें, तो होम रूल हमारा कहां से लिया गया था, आयरिश से। और किसने,
शुरू किया था एनी बेसेंट। होम रूल लीग की योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। अब यह घोषणा जब इन्होंने कर दिया तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने बेलगांव पूना में होम रूल लीग का गठन कर दिया। ठीक है, पहले होम रूल लीग का गठन किसने किया? बेलगांव पूना में तिलक ने। और तिलक के ठीक 5 महीने बाद सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन कर दिया। ठीक है, अब इन चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि होम रूल लीग का गठन सर्वप्रथम तिलक ने किया था 28 अप्रैल बेलगांव पूना, और 5 माह बाद सितंबर 1916 में अडयार में होम रूल लीग का गठन श्रीमती एनी बेसेंट ने कर दिया। लेकिन अखिल भारतीय स्वरूप जो था होम रूल लीग का, वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग को मिला था। ध्यान दीजिए कि तिलक के जहां होम रूल का क्षेत्र बरार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहां ध्यान दीजिएगा कि बंबई नहीं है, यह बंबई जो है इसका क्षेत्र, यह तिलक के क्षेत्र में नहीं था, और मध्य प्रांत। वहीं एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था यह संपूर्ण भारत में था, अर्थात इसको अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ था। परीक्षा में अगर आता है आपको कि होम रूल लीग का गठन किसने किया था, अखिल स्वरूप, अखिल भारतीय स्तर पर किसने किया, तो आप एनी बेसेंट को लगाइएगा। आप तिलक को लगा देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। उसी प्रकार इन्होंने एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ में अपने आधारभूत कार्यक्रमों की इन्होंने इसमें व्याख्या की, और इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मुझे स्वशासन मिले, लेकिन कैसा? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत। हमें जैसा शासन चाहिए कि हमें अंग्रेजों के अंतर्गत ही स्वशासन चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद नहीं। और इन्होंने अपना जो आधारभूत कार्यक्रम बनाया था उसमें इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता रखी कि हमें भाई धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, पूजा उपासना करने दिया जाए, और इसमें इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की जाए, और सामाजिक और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों को इन्होंने अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया था। अब इसको हम इसमें ज्यादा लेके चलेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इन घटनाओं में अब होम रूल लीग से सरकार इतना डर गई कि अंत में तिलक, एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों जोसेफ बैप्टिस्टा, तमाम व्यक्तियों को सरकार ने गिरफ्तार करके बंद कर दिया। अब यहीं पर ये 2 नेता जो थे भारत में उभरे, एनी बेसेंट और तिलक जी, और जिसका परिणाम हुआ, इसको बताने का मेरा अर्थ है कि अब जब 1917 में जब हमारा कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है कलकत्ता में, तो वहां पर एनी बेसेंट जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अधिवेशन की तरफ। तो दोस्तों 1917 ईस्वी का कांग्रेस का, अब देखिए मेरा जो टिक था, कल दिल्ली सर नहीं जाएंगे और सेंट मोहन का विशेष बा हसे मोती चार। अब 1916 में जब होम रूल लीग से एनी बेसेंट को ख्याति मिली, तो 1917 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था कल से कलकत्ता, वहां पर कलकत्ता में अध्यक्ष बना दिया गया किसको? सेंट को, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? एनी बेसेंट क्यों अध्यक्ष बनी? उस समय इनकी पॉपुलरिटी मिल गई थी, प्रसिद्धि मिल गई थी, और जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इनको यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया। अब ध्यान दीजिए, ये प्रथम विदेशी महिला है। आपको प्रश्न आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष, तो आपका उत्तर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कब? कलकत्ता में 1917। अब ये तो हमारा ट्रिक आपको याद ही होगा कि अब हमें ये कौन सा अधिवेशन है, हमने बताया है 2 संख्याओं को आप जोड़ लो, 19 और 17 को, 9 7 16, 2 1 3 36। तो अब हम 17 में 36 नहीं रखेंगे, 17 18 19 20,
20 में हमारा हुआ 36, 19 में हुआ 35, 18 में हुआ 34 और 17 में हुआ 33। ये हमारा कौन सा अधिवेशन है? ये 33वां अधिवेशन है। ठीक है, आप लोग इतना ख्याल कर लीजिएगा, ध्यान माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यहाँ पर सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया। कांग्रेस मंच से क्या हुआ? तिरंगे झंडे को अपनाया गया। कहा? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन 33वां अधिवेशन था और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। और एक चीज आप ध्यान और दीजिए, एनी बेसेंट को आप जानते हैं ना कि आयरलैंड की महिला थी, ये आयरिश महिला थी, इतना ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम विदेशी महिला कहाँ की है? आयरिश की, आयरलैंड की। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश मूल की है, ब्रिटिश नागरिक थी। और ध्यान दीजिए कि 1917 ईस्वी में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इससे भारतीय असंतुष्ट थे। इसको अब मैं जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और इसी समय गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह था, अब एक प्रश्न आता है कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने प्रथम बार कहां किया था? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह यह गांधी का भारत में प्रथम प्रयास था। गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयास गांधी जी ने कहां किया है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंपारण में। ठीक, और इसी समय 1917 में एक शिक्षा पर सैडलर आयोग बनाया गया। शिक्षा पर सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के संबंध में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। और इसमें जो मांगे थी कि इंटरमीडिएट की कक्षाएं जो है विश्वविद्यालय से अलग किया जाए, और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच से संबंधित यह बातें थी जो शिक्षा पर सैडलर आयोग बनाया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, आयरिश थी, यह प्रथम विदेशी महिला थी। दूसरा 1917 घटना क्या है? चंपारण सत्याग्रह, भारत गांधी जी का भारत में पहला प्रयास। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए शिक्षा पर सैडलर आयोग बनाया गया। ठीक, अब हम चलते हैं 1918 में। तो हमारा जो अगला अधिवेशन है 1918 का, यह दिल्ली में था। ठीक है, कल दिल्ली सर नहीं जाएंगे, ठीक समझिए। और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 1918 में जब गुजरात में खेड़ा के जो किसान थे, उन्होंने बड़ी लगान के विरुद्ध आंदोलन किया कि लगान मुझसे ज्यादा लिया जा रहा है, तो उसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। अब ध्यान आप दीजिए कि यह गांधी जी का काल शुरू हो गया है बच्चों। गांधी जी का काल जो 1919 से 1947 तक है। ठीक है, 47 ईस्वी तक जो हमारा आंदोलन का ये तीसरा चरण है गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी का यहाँ नेतृत्व शुरू हो गया है। तो गुजरात के जब खेड़ा के किसानों ने, अभी गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 17 में, और जब 18 में इन्होंने खेड़ा के किसानों से बड़ी लगान के विरुद्ध गांधी जी ने नेतृत्व किया, तो किसान बहुत खुश हुए। अब ध्यान दीजिए, तो 1918 में जब दिल्ली में मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर किसानों ने भी खूब पहली बार यहाँ किसान सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में पहली बार यहाँ पर किसान उपस्थित हुए। कहाँ? 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार जब किसान यहाँ भाग लिए, तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, सब मतलब घटनाओं को अगर जोड़ते चलेंगे तो यह काल जो था नरमपंथी और गरमपंथी, तो नरमपंथी तो दब गए, लेकिन गरमपंथी ज्यादा यहाँ वर्चस्व हुए थे। अब तिलक और एनी बेसेंट, इनको जब इनके नेतृत्व में कांग्रेस चल रही थी, तो यहाँ पर बहुत से उदारवादी त्याग पत्र दे दिए। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस में नहीं रहना है। ठीक है, त्याग पत्र दे दिए। और उनमें से थे कौन कौन? त्याग पत्र दे दिए जिसमें
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ कई लोग थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथी लोग यहाँ पर त्याग पत्र दे दिए। यह कांग्रेस मंच 1918 घटना है। और यहाँ पर एक बात हुई, हिंदी भाषा के प्रचार पर ज्यादा जोर दिया गया कि अब जो हमारा प्रचार होगा वो हिंदी भाषा में होगा। तो हिंदी भाषा के प्रचार पर भी जोर दिया गया, हिंदी भाषा को प्रचार के रूप में ज्यादा अपनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। यहाँ पर किसान, हजारों किसान पहली बार सम्मिलित हुए, उदारवादी त्याग पत्र दे दिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ, और हिंदी भाषा को प्रचार के रूप में ज्यादा अपनाने पर जोर दिया गया। अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो एक बात और ध्यान दीजिए, 1918 की एक और घटना है कि विश्व भारती, ये विश्वविद्यालय है, यह बना 1918 में। और यह क्या था, 1901 का रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको एक शांति निकेतन बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर, और टैगोर जी का यही शांति निकेतन आगे चलकर 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन था, तो यह शांति निकेतन जो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, 1901 में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। यह 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1918 की एक और महत्वपूर्ण घटना है। अब हम चलते हैं 1900। हाँ, तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब 1917 में, अब थोड़ा हम एक घटना पर और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि 1917 में सर सिडनी रॉलट ये अध्यक्ष थे। इनके अध्यक्ष में एक समिति बनी, और समिति क्यों बनी, आतंकवाद को कुचलने के लिए। जो भारतीय थे वही अंग्रेजों का युद्ध में भी सहयोग किए, सेना में लोगों को भर्ती कराए, और युद्ध काल में भी अंग्रेजों ने भारतीयों को नहीं छोड़ा। उनका लगान, जबरन वसूली, देश में बेकारी, भूखमरी, यह सब तमाम से कुछ भारतीय आतंकवाद की ओर पुनः उत्तेजित हो गए। इन क्रांतिकारी आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार ने सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक समिति बना दी। यह घटना थी 1917 ईस्वी की। अब केंद्रीय विधान परिषद में फरवरी 1919 में 2 विधेयक पास हुए। एक तो भारतीयों ने रोका, एक को तो रोक ले गए, लेकिन दूसरा जो विधेयक था 17 मार्च को 1919 को यह पारित हो गया। और अब यह विधेयक रॉलट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रॉलट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना मुकदमा चलाए, और इसको भारतीयों ने काला कानून कहा। रॉलट एक्ट को भारतीयों ने किसकी संज्ञा दी, काला कानून। काला कानून, ये काला कानून कहा गया भारतीयों के द्वारा। और अब आप लोग देखिए, काला कानून किसे कहते हैं, रॉलट एक्ट को। किसने कहा था, भारतीयों ने। इस बात को आप लोग नोट करिए। अब इस काला कानून के तहत किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था जब तक सरकार चाहे। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की संज्ञा दी गई। इसके विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना किया। गांधी ने एक सत्याग्रह सभा बना दिया और लोगों से अनुरोध किया देश भर में कि आप लोग मेरे साथ आओ और इस सत्याग्रह में के द्वारा देश में हड़ताल की जाए। गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में जाने से मना कर दिया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने देश भर में अनुरोध किया हड़ताल में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन घटना हुई ये 9 अप्रैल को जब दिल्ली जा रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ले जाकर इनको बंबई में छोड़ा गया। यह घटना थी और यहीं पर गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतानी, ध्यान दीजिए, शैतानी लोग की संज्ञा दी थी। शैतानी, अंग्रेजों को क्या कहा गांधी जी ने कि ये लोग शैतानी लोग हैं। अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब इन सब कथनों पर जरूर गौर करिए, परीक्षा में यही सब ना
फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं को कि भाई करो या मरो किसने कहा था, शैतानी लोग अंग्रेजों को किसने कहा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर जब इन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, और गांधी जी ने तब अंग्रेजों को शैतानी लोग की संज्ञा दी थी। और इनकी सत्याग्रह सभा जो बनाई थी तो उसमें इनके सदस्यों में जमनालाल दास थे, बीजी हार्निमन थे, द्वारका दास थे, शंकरलाल बैंकर थे, उमर सोमानी, ये इनके सदस्य थे। और पहले चरण में इनके स्वयंसेवकों ने सरकार को गिरफ्तारियां दी, जेल गए। अब जब यह घटना हो गई तो कांग्रेस को तत्काल में, अब देखिए इसको हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है घटनाओं को जोड़ना, और जोड़ते चल रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसी समय 1918 ईस्वी में, अब ठीक देखिए, कल दिल्ली सर नहीं जाएंगे, ये तो 4 अधिवेशन हो गए। अब सेंट मोहन का अब विशेष अधिवेशन 1918 में प्रथम विशेष अधिवेशन, तो 1918 ईस्वी में प्रथम विशेष अधिवेशन बुलाया गया। किसके कारण? रॉलेट एक्ट के कारण। ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट के कारण, एक्ट के कारण। और ये कहा हुआ विशेष अधिवेशन? बंबई में, बंबई। और इसके अध्यक्ष हसन, और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। और यहां पर भारतीयों ने कांग्रेस मंच से एक चीज की मांग की, अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार क्यों मांगा भारतीयों ने? क्योंकि रॉलेट एक्ट बन चुका था और भारतीयों की इज्जत, आबरू, पर्सनालिटी सब खतरे में थी। तो भारतीयों ने जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में किया तो यहां पर मौलिक अधिकार की मांग की गई। यदि घटनाओं को आप जोड़ते चलेंगे ना तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ठीक है पढ़ते जाओ और रटते जाओ। अब 1918 में कांग्रेस का ये पहला विशेष अधिवेशन हुआ। अब हम चलते हैं 1919 की ओर। दोस्तों, अब हमारा जो 1919 का अधिवेशन है वह अमृतसर में है और इसके अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू। तो जो हमारा 1919 का अधिवेशन हुआ, अब ठीक देखिए, सर से अमृतसर और मोती से मोतीलाल नेहरू, ये अमृतसर इसके अध्यक्ष हैं। अब अमृतसर में क्यों हुआ अधिवेशन? उसी समय एक घटना हो गई बच्चों पंजाब। आपको अभी पढ़ाए थे कि रॉलेट जो एक्ट बना उसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया। और लोग जब इन्होंने आह्वान किया आंदोलन के लिए, हड़ताल के लिए, और बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला एक बाग था। यहाँ पर 2 लोकप्रिय नेता पंजाब के थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों ने कर लिया था और इन्हीं के विरोध में यहाँ पर जलियांवाले बाग में लोगों का एक हुजूम इकट्ठा था। और पंजाब का गवर्नर जनरल ओडायर, ये गवर्नर था जनरल ओडायर, इसने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी और इसमें लगभग 1000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालांकि सरकारी जो आंकड़ा अंग्रेजों ने दिया था 79 लोगों को दिए कि लोग इतने मरे और 1200 घायल हुए। 1200 घायल, ये अंग्रेजों ने अपने रिपोर्ट में बताया था। और लगभग 10 मिनट तक गोली चली थी, 10 मिनट गोली चली और लगभग 1000 भारतीय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब जब एक घटना तो थी रॉलेट एक्ट, अब दूसरी घटना हो गई जलियांवाला बाग
हत्याकांड, तो अब पुनः भारतीयों को या कांग्रेसियों को दूसरा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। और उस समय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था, तो कांग्रेसियों ने सोचा कि खिलाफत आंदोलन को अब सहयोग किया जाए। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन ये क्यों शुरू किए थे कि ये अंग्रेजों के भक्त थे, लेकिन जब विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की पर आक्रमण कर दिया, टर्की का जो सुल्तान था उसको अपना ये खलीफा मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और जब इन पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया टर्की पर, तो मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति मोह भंग हो गया और उन्होंने जो आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन 1920-21 में, तो अब कांग्रेसियों ने भी सोचा कि क्यों न खिलाफत आंदोलन को ही सहयोग किया जाए। तो अब जो विशेष अधिवेशन 1919 में आया, किसके कारण आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। रौलट एक्ट के कारण पहले आया था प्रथम, अब दूसरा आया, इसको मिटाते हैं। 20 में जब एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा कांग्रेसियों को, स्थान था कलकत्ता, और घटना थी 1920 ईस्वी सितंबर की, माह पर ध्यान दीजिए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाए और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन का, विशेष अधिवेशन के बुलाने का मुख्य उद्देश्य था वही खिलाफत मुसलमानों का, उसको सहयोग किया जाए, और रौलट एक्ट। अब यहीं पर महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए कि लाला लाजपत राय ने कहा था, एक बहुत ही मजेदार कंटेक्ट है, परिभाषा है या तो कथन है, एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि क्या कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क का शिशु है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि यह डफरिन के मस्तिष्क का शिशु है, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। कहां पर? कलकत्ता 1920 विशेष अधिवेशन में। ठीक है। और यहीं पर गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, असहयोग का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव जब रखा तो इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत से लोग विरोधी हुए, ये गलत बात है। और विरोध कौन किए? देखो, एक बहुत मैंने सुपर प्रस्ताव का कलकत्ता में विरोध हुआ। गांधी ने असहयोग प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां रखा? कलकत्ता में विशेष अधिवेशन सितंबर, तो इसका विरोध हुआ। विरोध किसने किया? देखिए मेरा ट्रिक है, बिपिन चनाखा, दाम बेसेंट देगी। किसने? बिपिन चंद्र पाल, ये विरोधी थे। चना सर नारायण चंद्रावरकर, ना शंकर नायर, खा मिस्टर खन्ना, दा CR दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इतने लोगों ने इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। अब सबका नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इसको बिपिन चंद्र पाल, चंद्रावरकर, शंकर नायर, मिस्टर खन्ना, CR दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है। अब अगला जो इसका दिसंबर माह में, तो अब हमारा यह 1920 का लास्ट अधिवेशन है इस वीडियो का, और यह नहीं, कल दिल्ली सर नहीं जाएंगे, नहीं से न को जोड़िए नागपुर, और 4 से जोड़िए वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो अभी गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था विशेष, एक बात ध्यान दीजिएगा कि CR दास ने जो असहयोग प्रस्ताव को, अभी ये विरोधी थे, कहां? कलकत्ता का जो 1920 का विशेष अधिवेशन था,
1920 का विशेष अधिवेशन, तो वहां कई लोगों ने इसका विरोध किया था असहयोग का। लेकिन अब जब दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, तो यह CR दास जो भी इसके विरोध में थे, उन्होंने स्वयं इसको पेश किया, सहयोग का प्रस्ताव पेश किया। अब यह एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत टेक्निक बात है कि कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था, और दिसंबर जो इसका वार्षिक अधिवेशन था, इसमें CR दास ने रखा था। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न विद्यार्थियों को फंसाते हैं। तो CR दास ने यहां रखा और यह पूर्ण बहुमत से पास हो गया। अभी तक जो इसके विरोधी थे सब इसके समर्थक हो गए, और इसी मंच पर यह निर्णय लिया गया कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज का लक्ष्य रखा गया। एक वर्ष के अंदर अगर स्वराज का लक्ष्य नहीं मिलता है तो फिर दूसरी बात होगी, लेकिन अगर 1 वर्ष के अंदर स्वराज का लक्ष्य रखा गया और नेतृत्व गांधी को दिया गया, और इन्हीं के नेतृत्व में अब हमारा जो 1920 का सहयोग आंदोलन, तो गांधी के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन शुरू होता है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बनाया गया कि संपर्क की भाषा क्या होगी। 1920 के दिसंबर नागपुर अधिवेशन में यह बनाई गई कि संपर्क की भाषा हिंदी होगी। संपर्क भाषा क्या होगी, हिंदी। संविधान में संशोधन किया गया, कांग्रेस के संविधान में भी संशोधन किया गया। कांग्रेस का जो संविधान बना था उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया, कहा 1920 नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। और एक प्रांतों के लिए भाषाई आधार पर प्रांतों को गठित करने की बात की गई। भाषाई आधार पर प्रांत बनाए जाए, ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांत बने। और रियासतों के लिए भी नीति यही बनी, रियासतों के लिए। और दोस्तों अब गांधी जी ने यहीं पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब इसको हम जब असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे पूरा, तो सारी घटनाओं को, सारे कथनों को, क्या क्या घटनाएं हुई, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अभी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग उपेक्षित हो जाओगे। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को देखकर मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें प्लीज दोस्तों। मैं आपका